चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा हमने फैक्टर फोरफिटिंग में पढ़ा था, लगभग उसी चीज़ का आधा पार्ट वही है। यानी कि इसमें भी एक ट्रेडिंग होता है, और ट्रेडिंग जो ट्रेड है बेसिकली वो ट्रेड बहुत दूर की जो पार्टी होती है या फॉरेन अब्रॉड में जो पार्टी होती है उसके साथ होता है। और स्टार्टिंग अगर हम करते हैं तो वही फिर अगेन वही बात आएगी हमारे पास कि एक है एक्सपोर्टर और एक है इंपोर्टर, एक है एक्सपोर्टर और एक है इंपोर्टर। तो यहाँ पर हमने एक्सपोर्टर और यहाँ पर हमने इंपोर्टर बना दिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की, बायर सेलर भी कह सकते हैं आप इसे। ये जो होता है सेलर होता है एक्सपोर्टर, और इंपोर्टर जो होता है बायर। बहुत कॉमन सी बात है, आप सबको पता है इस बारे में, ठीक है। तो इनके बीच में एक इनिशियल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी सेल एग्रीमेंट के तहत होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में वो सारी टर्म्स कंडीशन लिखी जाती हैं जिस टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ये सेल एग्रीमेंट हो रहा है। तो टर्म्स और कंडीशन, जो ये टर्म्स और कंडीशन होती है, इसमें एक खास बात है कि एक वर्ड यूज किया जाता है कि भाई ये हम जो ट्रेड करेंगे अंडर एलसी करेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट करेंगे। वो बाद में देखते हैं कि इसका नाम लेटर ऑफ क्रेडिट क्यों है। सपोज करते हैं कि इनके बीच में ये एग्रीमेंट 4 फरवरी 2020 को हुआ, ठीक है। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी अगर हम ये कहें कि ये कंपनी जो है फाइटर प्लेन बनाती है, और बहुत सारे फाइटर प्लेन बनाने का, यानी कि 25-30 फाइटर प्लेन बनाने का इसको ऑर्डर दे दिया गया। और ये ऑर्डर जो है अगर हम यहाँ पे ऐसा लिख दें कि $140 मिलियन का है, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। जब ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो यहाँ जो इंपोर्टर है यानी कि जो बायर है वो इसको एडवांस पैसा देने से डरता है, और सेलर इसको बिना पैसा दिए सामान देने से डरता है। इसीलिए वो कहते हैं कि हम अपने इस ट्रेड में किसी दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो एक पार्टी जो है इधर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाती है, और ये पार्टी अपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा एप्लीकेंट होगा। क्यों होगा उसका रीजन बताते हैं। एप्लीकेंट क्योंकि ये जो है इसको एक एप्लीकेशन देता है किस चीज़ की, कि भाई हम ऐसा ऐसा एक कर रहे हैं और ये हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये इसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज भी लिख देता है कि भैया जो सामान आप दे रहे हो उसके बदले में ये बिल ऑफ एक्सचेंज पकड़ लो, लेकिन फिर भी बैंक को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये जो एप्लीकेंट है जिस बैंक के पास जाता है उस बैंक को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक। सुन लीजिएगा इसको जरा, दो नाम वहां पे आ गए, ओपनिंग बैंक या इशूइंग, एलसी इशूइंग बैंक या एलसी ओपनिंग बैंक, ठीक है। तो दो आपके एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन इस केस में ओपनिंग बैंक होगा। तो वो सिंपल ऐसे नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं कि ओपनिंग बैंक किसकी कंट्री में होता है, एक्सपोर्टर की, इंपोर्टर की, उसका क्या रोल है, इस तरह से। तो एप्लीकेंट जो है, जो खरीदने वाला है एप्लीकेंट, वो अपने बैंक में जाता है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं। जब ये बैंक, आमतौर पर ये बैंक उसी कंट्री में होता है, लेकिन आजकल जो है एलसी ओपनिंग बैंक, बाहर के बैंक भी बहुत बिजनेस कर रहे हैं। खासकर से जो सऊदी के, दुबई के जो बैंक हैं वो बहुत इसमें प्रोमिनेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी मतलब सस्ते रेट पर हो जाता है। तो इंडिया के कई क्लाइंट अपनी एलसी ओपन विदेश के बैंक से करा रहे हैं, ठीक है। तो एलसी ओपनिंग ओपन होने के बाद वो सारी टर्म्स कंडीशन उसको देता है कि भैया ये टर्म्स कंडीशन है, ये इसे फाइटर प्लेन बनाने हैं, इतने समय बनाने हैं, ऐसे ये भेजेगा, सारी कंडीशन होती है। उसके बाद ये जो ओपनिंग और इशूइंग बैंक है, जब ये देखता है कि हाँ ये ठीक ठाक हो रहा है, हमें इसके साथ काम करना चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए, इसके साथ काम, इसको तो क्लाइंट लोकल को जानता है, लेकिन इसके साथ ये कौन है जो आपका सामान भेज देगा, नहीं भेजेगा, कैसा है, क्या है, वो सब चीज़ें देखते हुए यहाँ पर उसके बाद ये बिना देरी करे हुए
यहाँ से अपना वो जो सारे डॉक्यूमेंट थे उन डॉक्यूमेंट को इधर भेजता है, किससे, या तो कंडीशन में यही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि हमारी ये एलसी इसके थ्रू जाएगी, या ये पार्टी कहती है कि हाँ आप एलसी तो भेजेंगे, हमारे इस बैंक को भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ आ गई तो यहाँ इसका नाम होता है एडवाइजिंग बैंक, यहाँ इसका नाम होता है एडवाइजिंग बैंक। अभी ये हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया था, तो जल्दी से बना देते हैं हम। तो एक बैंक, एक पार्टी, दो पार्टी, ये बैंक हो गया, एक बैंक ये हो गया, इधर इधर इतना हमारा काम हो चुका था, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग क्या कह रहे थे, इसका नाम हम कह रहे थे ओपनिंग बैंक और इशूइंग बैंक, ठीक है। यहां इसका नाम हम बता रहे थे एडवाइजिंग बैंक। अभी और भी नाम निकल के आएंगे इसी में, क्योंकि पूरे आपके एलसी के टॉपिक में नेम का बहुत बड़ा रोल है। यहां हमने लिखा था एप्लीकेंट, और यहां पर जो है ये आपका एक्सपोर्टर है और ये आपका इंपोर्टर है। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हुआ था अभी बताया था आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एरोप्लेन्स बनाने का, और हमने यहाँ का $15 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जब ये यहाँ पर एडवाइजिंग बैंक के पास ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ आते हैं, ये बैंक कहता है कि अगर, इसको एडवाइजिंग बैंक को बोलता है, अगर ये पार्टी आपको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट देती है तो आप इसको इतना पेमेंट कर देना। देख लीजिए, सुन लीजिए, पेमेंट ये नहीं कर रही है, पेमेंट इससे करवा रही है। कह रही है कि ये हम कागज भेज रहे हैं, इस कागज के अकॉर्डिंग अगर ये आपको कागज प्रोवाइड करते हैं तो आप पेमेंट कर देना। सामान का कुछ नहीं है, कागज अगर वो दे दे तो उसका पेमेंट कर देना, ठीक है। तो यहां पर ये पार्टी इधर कॉन्ट्रैक्ट करती है और ये देखती है कि भाई ये कैसी पार्टी है, एक्सपोर्टर ठीक है नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करता है, सब वो सब देखने के बाद इसको करती है। ये भी पहले से बोल देता है हमें उस बैंक से हमारा कॉन्ट्रैक्ट करा देना, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, जब इसने इसको कागज दिए तो एक 4 लोगों के बीच में, कम से कम 4 लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट टाइप का हो गया है। कम से कम 4 लोगों के बीच में क्या हो गया, एक एग्रीमेंट टाइप का हो गया। और इस एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि ऐसा ऐसा एक सामान हमको ऐसी ऐसी तारीख को इतने स्टैंडर्ड का, इस इंजन का, सब चीज़ें इसमें स्पेसिफिकेशन के साथ हम उसको पेमेंट करने के लिए तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है देखिए, यहां ये जैसे ही सब एक उसमें आए, यहीं पर इसका नाम होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। यहीं इस एग्रीमेंट का नाम होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इसमें एक कुछ खास बातें सुनिएगा। ये लेटर ऑफ क्रेडिट का दूसरा नाम है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। क्यों इसका नाम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है? डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट इसलिए इसका नाम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है क्योंकि यहां से इनिशियल लेवल पर भी कुछ डॉक्यूमेंट गए, यहां सेकंड लेवल पर भी कुछ डॉक्यूमेंट गए, और यहां से भी कुछ डॉक्यूमेंट गए, और उसके बाद जब इसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी या मैन्युफैक्चरिंग पूरी करी तो भी डॉक्यूमेंट से डील हुआ। इसीलिए इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट कहते हैं, यानी वो क्रेडिट जो सिर्फ डॉक्यूमेंट बेस पे होता है। जबकि आप अगर टर्म लोन देते हैं तो उसके सामान का, गुड्स का, सर्विसेज का, गुड्स का भी आप इंस्पेक्शन करते हैं और ये श्योर करते हैं कि क्या वो जो प्रॉमिस के हिसाब से चीज़ें बना रहा है या नहीं बना रहा है। ठीक हो गया, इतनी बात से आप बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम।
जैसा कि हमने चर्चा करी थी, अगर ये 5 फरवरी 20 को ये एग्रीमेंट हुआ था और इन्होंने कहा था कि हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 1 साल में पूरा करेंगे या 9 महीने में पूरा करेंगे कर दीजिए, तो 1 साल में कर लेते हैं 5/2/21। अब यहाँ एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, ये 5/2/21 तक पूरा करेंगे, हमेशा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है दैट इज डेट ऑफ शिपमेंट। डेट ऑफ शिपमेंट यानी मैन्युफैक्चरिंग पूरी करके आपने गोदाम में रखा है, कोई कंसर्न नहीं है, इसका काम है कि वो इन चीजों को क्या करे, प्रॉपरली गुड्स को शिपमेंट कर दे, यानी जहाज पे चढ़ा दे। अब शिपमेंट से मतलब ये बताते हैं, तो यहां पर एक चीज होती है जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के फॉर्म में यूज करेंगे, एक ये सी के द्वारा हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाले जो इसने एरोप्लेन बनाए थे, वो एरोप्लेन यहाँ पर वो एरोप्लेन को अपने जो भी उसने एरोप्लेन बनाया वो शिप कर देगा, ठीक है। तो शिप करने के लिए डेट जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं उन चीज़ों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब जो बात करेंगे हम लोग क्या करेंगे, शिपमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, शिपमेंट। यहां से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ शिपमेंट भी कभी कभी बोलते हैं। तो शिपमेंट की कौन कौन सी चीजें जो है यूज की जाती है। शिपमेंट में सबसे पहले होता है बिल ऑफ लेडिंग। एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बिल ऑफ लेडिंग जो होता है, जिसको हिंदी में लदान बिल भी बोलते हैं, वो आपके जो शिप से गुड्स जाते हैं उनके लिए यूज होता है, ठीक है। नंबर दो पे आता है आपका एयरवेज बिल। एयरवेज बिल, और ये जो एयरवेज बिल होते हैं, जब आपका सामान जो है बहुत बड़े बड़े जो कार्गो होते हैं, जहाज होते हैं, उनके थ्रू जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एयरवेज बिल। नंबर 3 पे आता है आपका रेलवे रिसीट। रेलवे रिसीट, रेलवे रिसीट के बारे में एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं अभी आपसे। और 4th पे आता है बिल्टी। बिल्टी होता है रोड ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। बिल्टी होता है रोड ट्रांसपोर्ट से, जब आपका सामान जो है किसी ट्रक लॉरी से जाता है। और रेलवे रिसीट होती है जब आपका सामान क्या है, ट्रेन के द्वारा जाता है, तो उसमें जो है उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, रेलवे रिसीट। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चारों डॉक्यूमेंट जो होते हैं, एक लोन करने में किस तरह से यूज होते हैं। लोन करने में ये चारों डॉक्यूमेंट किस तरह से यूज किए जाते हैं। लोन करने में ये चारों डॉक्यूमेंट किस तरह से यूज किए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। बफरिंग प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हो रही है, यहां से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। आप लोग प्लीज अपने एंड से देख लीजिए। माही जी बोल रही 4/2/21, ये टेंटेटिव मैंने डेट दी थी। जो ये माही जी बोल रही है वो इसके बारे में बात कर रही है कि 1 साल, यानी उसको हम इस तरह मान रहे हैं कि 5/2/21 तक हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, अगर 1 साल की बात करेंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में जो डेट लिखी, उसने कहा कि 5/2/21 को शिपमेंट हो जाना चाहिए। जैसे इंडिया में राफेल आया, तो वो 1 साल में तो नहीं आया, कई सालों में आया। तो ऐसी चीज़ें कोई लंबे टेन्योर की होती हैं, तो वो, या कोई डॉक्टर है एमआरआई मशीन मंगा रहा है, एमआरआई मशीन जर्मनी वगैरह से ज़्यादा आती हैं या जापान से, तो वहाँ से अगर आएंगी तो वो एमआरआई मशीन जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि वो लगभग रेडी टाइप की होती हैं, उनके पास ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हाँ, इन्होंने बोला महबूब जी ने टाइटल टू गुड्स, असाइनमेंट, प्लेज, कई सारी बातें देखो निकल के आई। अब मैं ये बोलता हूं, दीज आर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। पहली बात, दीज ऑल आर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट का मतलब है कि जिसके पास वो पेपर है वो उसका मालिक है। इन डॉक्यूमेंट को बैंक में रखा जा सकता है, और रख कर के आप क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है वो इसका मालिक होता है, ठीक है। और डेट ऑफ शिपमेंट,
डेट ऑफ शिपमेंट एलसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेट ऑफ शिपमेंट एलसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ तो सब चीज़ ठीक है, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं हम लोग। अब तो हम लोग यहाँ पे थे, हमारी बात ये हुई थी कि यहाँ पर शिपमेंट हो गया, शिपमेंट हुआ, शिपमेंट की तारीख हमने 5/2/21 रखी थी, लेकिन इसने ये शिपमेंट कर दिया 3/2/21 को। अब यहाँ ध्यान रखना, अगर उसने उस डेट या उस डेट से पहले कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार एक क्वेश्चन आता है, क्या डेट ऑफ शिपमेंट एलसी से पहले हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कई बार डेट ऑफ शिपमेंट के बाद भी एलसी वो की जाती है कि हम पेपर किसको दें, सामान तो हमने भेज दिया, पेपर हम बैंक को देना चाहेंगे क्योंकि बैंक से हमें पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि डेट ऑफ शिपमेंट से पहले एलसी से पहले, एलसी की डेट से पहले डेट ऑफ शिपमेंट हो सकता है, ठीक है। अब जब यहां पे सामान चलने लगा 3/2/21 में, तो 3/2/21 में क्या होगा, इसका पेमेंट आएगा, ठीक है। लेकिन हम एक कंडीशन मानते हैं, यहां पर जब एडवाइजिंग बैंक ने इसको कहा तो उसमें एक बात लिखी थी कि जैसे यहां पे यस हो जाए, जैसे ही यहां पे यस हो जाए तो एडवाइजिंग बैंक जो है कुछ पैसा इसको जो है दे देगा, किसको, इसको देगा। ऐसी एलसी को क्या बोलते हैं, आपको बताना है। जब कोई एलसी में जैसे $15 मिलियन की थी, मान लिया इसमें $2 मिलियन एट द टाइम ऑफ, जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था 5/2/21 को, यहां एग्रीमेंट हुआ था 5/2/21 के बाद हम आते हैं यहां पर, वो एलसी ओपन कराई उसने, सपोज कीजिए 8/2/20 को, ये डॉक्यूमेंट इधर आए, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आए 10/2/20 को, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 15/2/20 को डॉक्यूमेंट, फर्स्ट राउंड चल रहा है अभी। फर्स्ट राउंड में 15/2/20 को जब सब कुछ एग्री हो गया, तो एग्री होने पर जो पेमेंट जाता है उसको क्या बोलते हैं, लाटू राम जी पूछते हैं कि जब एलसी बनी ही नहीं तो शिपमेंट कैसे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसा है कि जो सेलर है, आपका एग्रीमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, सेलर ने जैसे ही सामान उसमें डाला उस दिन वो डर गया कि मैं सामान भेज रहा हूं और इसको वो भी भेज दे रहा हूं और ये कल को पैसे ना दे, तो वो फोन कर सकता है कि भाई ये जो ट्रेड हम करेंगे वो एलसी की डेट में करेंगे, या जो हमने सामान भेज दिया उस पर एलसी ओपन करवा लो, तब मैं पेपर भेजूंगा आपको। ऐसा हो सकता है, ये आपके केस स्टडी में आता है, आप देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आंसर आने लगे हैं, रेड क्लॉज एलसी, बिल्कुल ठीक बोला। हाँ, साइट पेमेंट जो अभिनव पांडे जी बोले वो अभी साइट पेमेंट नहीं है, उसको और बताते हैं, आपको बताएंगे बिल्कुल क्लियर करके, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लॉज एलसी। क्या बोलते हैं हम इसको, रेड क्लॉज, क्या बोलते हैं, रेड क्लॉज एलसी। जब, कब बोलते हैं रेड क्लॉज एलसी, जब एडवांस पेमेंट होता है, जब एडवांस पेमेंट की कंडीशन किसी में टर्म में लिखी होती है तो उसको हम बोलते हैं रेड क्लॉज एलसी। जब भी एडवांसेस की टर्म होती है तो हम उसको बोलते हैं रेड क्लॉज एलसी। ऐसी किसी भी एलसी में जिसमें पेमेंट की बात जल्दी की होती है तो उसमें हम बोलते हैं उसको रेड क्लॉज एलसी, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो डेट वाला दोबारा बताते हैं। डेट में सिंपल है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 5 फरवरी को हुआ, आप एग्री हो गए, 5 फरवरी के बाद ये एप्लीकेंट बैंक में गया, मेरी एलसी खोल दो, इशू करने के लिए गया, 8/2 को गया, ये एग्री हो गया, 8/2 से 2 दिन में इसने अपने डॉक्यूमेंट यहाँ भेजे बैंक को, एडवाइजिंग बैंक जिसका नाम बोले, उसने इसको एडवाइज करा और एडवाइज करके बाद ओके होके वहाँ बोल दिया हाँ भाई ये एलसी इस्टेब्लिश हो गई है, ठीक है। इतने तारीख तक ये सिस्टम हुआ। 15 फरवरी को अगर इसको एडवांस चाहिए तो वो रेड क्लॉज एलसी में लिखा जाता है कि भैया इसको एडवांस भी चाहिए इस एलसी में, इसलिए इसने ऐसा किया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और सुन लीजिए, यहाँ पे दूसरा आंसर आता है ग्रीन क्लॉज एलसी। तो आपको ये बताना है ग्रीन क्लॉज एलसी कब होती है।
आपको ये बताना है कि एडवांस में तो रेड क्लॉज होगी, ग्रीन क्लॉज एलसी कब होती है, ग्रीन क्लॉज एलसी कब होती है ये बताना है, ग्रीन क्लॉज एलसी कब होती है ये बताना है। तो ग्रीन क्लॉज एलसी आप लोग बताते रहिए, मैं तब तक आपको आंसर भी देता हूं। ग्रीन क्लॉज एलसी जब एडवांस के साथ जो है स्टोरेज का भी खर्चा देते हैं, किसका, स्टोरेज एक्सपेंसेस, स्टोरेज के लिए भी पैसा एडवांस के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन क्लॉज एलसी। और वो ऐसा क्यों होता है, जो सामान होता है, मान लिया कोई मैन्युफैक्चरर है, सामान तो बना रहा, लेकिन सामान बनाने के बाद, जैसे जहाज का हमने एग्जांपल लिया, वो रखेगा कहाँ। अब बात आती है जहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है उसके पास बहुत दिन रात का ये काम होता रहता है। आपने देखा होगा जो पुरानी पुरानी मूवीज होती थी धर्मेंद्र जितेंद्र वाली, उसमें जो है शिपयार्ड में इतनी लंबे 20-20 किलोमीटर के होते हैं, वहाँ जीप कार दौड़ती हैं खूब, बहुत लंबे लंबे यार्ड्स होते हैं। तो वहां पर स्टोरेज, अब वहां स्टोरेज करेंगे तो पैसा जो है उसका कुछ किराया लगेगा, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टोरेज का जो भी खर्चा अगर होगा उसके साथ, तो उस कंडीशन में इस एलसी को हम ग्रीन क्लॉज एलसी बोलते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई अगर इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। बिल्कुल ठीक है, स्टोरेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग, हाँ सब सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, गुड। चलो इतना क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप करके चलेंगे हम, कोई स्टेप छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग बस साथ में बने रहिएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जिस समय, अब मैं इसको छोटा सा यहां ब्रीफ ले रहा हूं, एक बार ब्रीफ ले रहा हूं मैं, इसको छोटा सा बना दे रहा हूं यहां पे, यहां पर ये बस ऐसे बना दिया, आप समझ जाइएगा, ठीक है। और जब हमने ये बनाया यहां पर, तो अच्छा इसको केस में उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं, किसको, ये हमारी पार्टी जो है ये बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी इसलिए बोलते हैं कि सेलर है ये, और ट्रेड में जो भी सिस्टम आ रहा है वो बैंकिंग लोन वाला सिस्टम, वो सब क्या आ रहा है, बेनिफिशियरी, मतलब एक तरह से ट्रेड को बढ़ाने, यानी सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, इसीलिए उसको बेनिफिशियरी भी बोलते हैं, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहां पर कि कोई सिंपल एलसी है, एलसी में क्या हुआ देखिए ध्यान से जरा, जिस समय एलसी लिखी जा रही थी, जिस समय एलसी लिखी जा रही थी, तो उस समय तय होता है कि भैया तुम, यानी कि ये इधर को पेमेंट कैसे करेगा, ये पेमेंट कैसे करेगा। तो इसके लिए बैंक पहले से तय करता है कि ये पेमेंट कैसे करेगा। बैंक तो दे देगा पेमेंट, लेकिन ये जो बायर है कैसे देगा पेमेंट। तो बायर कैसे पेमेंट देगा, इसके कंडीशंस हैं। जैसे सबसे पहले होता है कि ऑन साइट, साइट बिल ऑफ एक्सचेंज से, यानी जो इसने पेमेंट करना है एकदम से, जैसे ही यहां डॉक्यूमेंट रिवर्स में आएंगे तो, ठीक है। चलो एक बार जरा इधर आ जाइए। जब हमारा ये सब कुछ हुआ था और 3/2/21 को जो है हमारा इसका शिपमेंट हुआ था, तो शिपमेंट की जो कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस में यहां पे यस या नो हो सकता है। क्या हो सकता है, यस या नो। कौन, एडवाइजिंग बैंक वाला, एडवाइजिंग बैंक वाला इसके डॉक्यूमेंट को यस या नो कर सकता है। कैसे करेगा देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, यहां पे सारा सामान रेडी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई पूरी। अब मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी हो गई, अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब यहां से ये आपका सामान यहां से शिपमेंट जा चुका होगा इधर के लिए, इस कंट्री के लिए, तो यहां पर एक फ्रेट फॉरवर्डर, क्या आ गया यहां पे, फ्रेट फॉरवर्डर, ये शब्द सुन लीजिएगा, फ्रेट फॉरवर्डर
अगर मैं इसको आम भाषा में बोलूं तो ये है एक तरह से कुरियर कंपनी। ये क्या है? एक तरह से कुरियर कंपनी है। ये कुरियर कंपनी जो इस सामान को यहाँ पे बुक करके ले जा रही थी, इस सामान को यहाँ पे बुक करके ले जा रही थी यहाँ पर, तो ये जो कुरियर कंपनी है, इस सामान की रसीद, उस रसीद के साथ अदर डॉक्यूमेंट, दो चीजें आई। क्या क्या आया? एक तो हो गया शिपमेंट प्रूफ। क्या हो गया? एक शिपमेंट का प्रूफ, शिपमेंट का प्रूफ हो गया, और दूसरा हुआ प्लस अदर डॉक्यूमेंट। क्या हुआ? अदर डॉक्यूमेंट। ये दो चीजें, शिपमेंट का प्रूफ और अदर डॉक्यूमेंट, ये क्या करेगा? ये जो कुरियर कंपनी है, ये कुरियर कंपनी यहां देगी, ये इसको देगी, ये इसको चेक करेगा। क्या करेगा? इसको चेक करेगा। ठीक है। अब जब चेक करेगा तो हो सकता है ओके कर दे, हो सकता है नॉट ओके कर दे। अगर सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक ठीक दे रहा है उस कंडीशन में तो ओके करेगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम पाएगा तो उसको ओके नहीं करेगा। और अगर ये ओके करता है, कहता है जी ठीक है ओके, तो ओके करते ही इसका रोल क्या हो जाता है? इसका रोल ये हो जाता है कि जो ओके करते ही इसका रोल यहां के लिए हो जाता है क्या? जो भी बैलेंस बचा था, जो भी बैलेंस बचा था वो उसको इमीडिएट देना है, वो उसको इमीडिएट देना है। लेकिन इस ओके करने के लिए इसको 5 डे देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं? 5 डे। जब यहां से डॉक्यूमेंट शिपमेंट से कुरियर कंपनी ने वो शिपमेंट के डॉक्यूमेंट इसको दे दिए इस बैंक को, तो उस कंडीशन में इसको 5 दिनों के अंदर अंदर उसको पेमेंट वहां करनी पड़ती है। और जैसे ही वो उसको पेमेंट करता है तो ये तो जो है बंदा, इसका तो काम हो गया पूरा। क्यों हो गया पूरा? क्योंकि इसने सामान भेज दिया और इसको पैसा मिल गया। इसने सामान वहां भेज दिया और इसको पैसा मिल गया। तो दो कंडीशन है, 1 और 2। तो जब ये भी पूरी हो जाती हैं तो ये जो बंदा है खुश हो जाता है, ओके हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे कुछ और बातें सुनिए जरा। जब हम यहां बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि ये जो एडवाइजिंग बैंक है, कभी कभी इसकी इंटीग्रिटी पे या बेनिफिशियरी है वो इस बैंक से थोड़ा सा क्या करता है? डाउट करता है कि भैया ये बैंक क्या पता मेरा पेमेंट करे या ना करे। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये अलग से एक और बैंक मांगता है, ये अलग से एक और बैंक मांगता है। और वो बैंक जो है गारंटी देता है, उसी को बोलते हैं हम कन्फर्मिंग बैंक। क्या बोलते हैं उसको? कन्फर्मिंग बैंक। तो इसके लिए आप लोग एक बार जरा बुक खोलिए। आप लोग जो है जीआईबी वाली बुक से बता देता हूं, फिर सीआईबी वाले भी वही लगभग होगा। जीआईबी वाले जरा 102 पेज खोल लीजिए और उसमें लिखा हुआ है कन्फर्मिंग बैंक। लिखा हुआ है सेम रोल एज एडवाइजिंग बैंक एक्सेप्ट दैट द कन्फर्मिंग बैंक प्रोवाइड्स एन अंडरटेकिंग टू द बेनिफिशियरी। देख लो, ये जो यहां पर एक बैंक और आ गया, यहां पर एक बैंक और ले आइए आप। वो बैंक इसको एश्योर कर रहा है। क्या कर रहा है? एश्योर कर रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है? कन्फर्मिंग बैंक होता है। ध्यान रखिएगा, कन्फर्मिंग बैंक किसको एश्योर करता है? बेनिफिशियरी को एश्योर करता है। बेनिफिशियरी को एश्योर करता है। क्या करता है? देखो, बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी अकरेंस, कोई वार हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए इश्यूइंग बैंक के साथ, दे विल पे एक्सेप्ट और नेगोशिएट डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड इन कन्फर्मिटी विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। कि यहां इसके साथ कुछ भी हो जाए हम आपको पेमेंट करेंगे,
कब? जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे? शिपमेंट कर देंगे। अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग शिपमेंट कर देंगे तो हम आपको पेमेंट करेंगे, चाहे इसके साथ कुछ भी हो जाए। ठीक है। अच्छा, अभी इसी के साथ जेआईबी वाले बुक में देखो एक लिखा हुआ है अनकन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट और लिखा हुआ है कन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अनकन्फर्म में क्या लिखा हुआ है? अनकन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूट्स अंडरटेकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द इशूइंग बैंक टू इफेक्ट payment to the beneficiary against the credit confirming document. Advising bank has no engagement or responsibility as regard of payment even if confirming document are presented. The advising bank will make a decision on their ability to effect payment at the time of। ठीक है, तो अनकन्फर्म एलसी में कोई दूसरा बैंक नहीं है। जब कोई दूसरा बैंक नहीं है तो सारी जिम्मेदारी ये लेता है। अनकन्फर्म एलसी में सारी जिम्मेदारी ये लेता है। और उसी के नीचे लगेगा कन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। द कन्फर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट द अंडरटेकिंग ऑफ द कन्फर्मिंग बैंक इन एडिशन टू दैट ऑफ इशूइंग बैंक टू इफेक्ट पेमेंट अपॉन प्रेजेंटेशन एट इट्स काउंटर और ऑफ क्रेडिट कन्फर्मिंग डॉक्यूमेंट। यानी वही बात हो गई जो भी हमने बोला था कि अगर कंफर्म्ड एलसी है तो उस केस में एक बैंक और शामिल हो जाएगा और वो जो बैंक है वो बेनिफिशियरी को रेस्ट एश्योर कर रहा है कि इसके साथ कुछ भी हो जाए मैं इसका पेमेंट करूंगा। कोई डाउट है आपको? चलिए, कुछ बात आई है। कंफर्मिंग बैंक एंड एडवाइजिंग बैंक इज सेम रहते हैं, क्यों? ये सेम तब होंगे जब ये तीसरे को शामिल नहीं करेंगे। और जब ये तीसरे को शामिल कर रहे हैं, जब ये तीसरे को शामिल कर रहे हैं तो अलग हो गए। जो हमारा चार पार्टियों का स्ट्रक्चर था वो 5 पार्टियों में कन्वर्ट हो गया कंफर्म बैंक की एलसी के अकॉर्डिंग। कंफर्म बैंक में एलसी में 5 पार्टी। नूर रिजवी जी बोलते हैं इफ सेलर एक्सपोर्टर इज चूजिंग द एडवाइजिंग बैंक देन व्हाई विल ही डाउट द बैंक एंड द डिमांड। वो देखो, उन्होंने कहा कि हम एक एलसी करेंगे, उसी एलसी में एक क्लॉज और डाल दिया कि नहीं कंफर्म्ड एलसी करेंगे। तो जो डाउट था वहीं उन्होंने पक्का कर लिया। हमको डाउट है, हमने कहा नहीं एक पार्टी और ले आओ। कम डाउट है, कहेंगे नहीं हम 4 से काम चलाएं। तो ये एलसी का ही एक फॉर्म है, कंफर्म होनी है या अनकंफर्म होनी है। तो ये शुरू में ही जब दोनों की डीलिंग हुई थी बायर सेलर की, वहीं पे ये कंडीशन है, बाद में कंडीशन नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से डाउट। चलो और आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो एक बैंक और आ गया। अच्छा, अब अभी हमने देखा था पीछे जब हम पेमेंट कर रहे थे इसका, यहां जब हम पेमेंट कर रहे थे एक सवाल मैंने पूछा था, यहां पे 5 डे मिलते हैं। तो इसका आंसर कई लोग गलत लिखते हैं, इसका आंसर है 5 बैंकिंग डे। ये ध्यान रखिएगा, कई लोग 5 वर्किंग डे लिखते हैं, कई लोग 5 डे लिखते हैं, कई लोग 1 वीक लिखते हैं। और ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछा आता है, 5 BD बोलते हैं, इसीलिए मैंने प्लेस छोड़ दिया था, किसी ने आंसर नहीं दिया। 5 बैंकिंग डेज, 5 बैंकिंग डेज। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। चलो और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक बात आ रही थी कि जब डेट ऑफ शिपमेंट हो जाएगा और यहाँ ये पेमेंट हो जाएगी, इसको तो पेमेंट, इसको बेनिफिशियरी को पेमेंट मिल गई। अब क्या होगा, अगले पार्टी को पेमेंट कैसे मिलेगी, अगली पार्टी को पेमेंट कैसे मिलेगी ये सोचना है हमने। किसको, इसको कैसे पेमेंट मिलेगी, तो वो देख लेते हैं हम लोग। यहां से यहां वो क्या देगा, फिर देख लेना क्या देगा, डॉक्यूमेंट्स देगा। बार बार डीलिंग किसकी हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की हो रही है। तो डॉक्यूमेंट्स जब इधर को सप्लाई करेगा तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट को ये ओके या नॉट ओके करेगा। क्या करेगा, ओके या नॉट ओके। अगर ओके करता है तो वो जो पूरा पेमेंट है वो पेमेंट इसको देना पड़ेगा $15 मिलियन। ठीक है, आ गए जिसके पास,
क्लियर हो गया। अब ये केस और देखिए जरा, कई बार क्या होता है कि ये जो पेमेंट है यहां से ना देके कहता है यहां से ले लो। ये पार्टी जो है, ये वाला जो बैंक है, जब शुरू में हुआ था तो इसने कहा था कि एक मैं बैंक और शामिल कर रहा हूं जिसका नाम रीइंबर्सिंग बैंक, रिम्बर्स होता है ना, जैसे आपका मेडिकल बिल होता है तो रिम्बर्स होता है। रिम्बर्स का मतलब है जो आपने पहले से खर्चा कर दिया उसकी वापसी मिलना। तो जो रिम्बर्सिंग बैंक होता है वो क्या करता है, इसको क्लेम करता है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, क्लेम। आप लोग जब मेडिकल बिल वो करते हैं तो आपको बोला था क्लेम करो तभी मिलेगा, तो ये इसको क्लेम करता है और ये बैंक इसको वो सारा पैसा ये देता है। ठीक है, क्लियर हो गई। कौन? रीइंबर्सिंग बैंक क्लेम करने पर पैसा देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसने इसको ऑर्डर कर रखा है और या प्रीपे कर रखा है, या इसके साथ कोई टाई अप है। ऐसा क्यों करते हैं? खासकर से करेंसी के मामले में, क्योंकि उसी कंट्री में करेंसी देनी है तो वो यहाँ से एक्सचेंज नहीं लगेगा, वहीं से उसका पेमेंट हो गया, या उसको कुछ पेमेंट लेना है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एक सवाल आया है नेगोशिएटिंग बैंक का, तो नेगोशिएटिंग बैंक में आ रहा हूं मैं, नेगोशिएटिंग बैंक भी बता देता हूं मैं आपको। नेगोशिएट करने का मतलब क्या होता है? नेगोशिएट का मतलब होता है एक तरह से डील करना, और डील किस चीज की करना? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की करना। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको पता है बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। तो एलसी जब होती है, यहां पर एलसी जब भी शुरुआत होती है तो यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने पहले भी लिखा था, एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखना पड़ता है इसको, एप्लीकेंट को एक्सेप्ट करना पड़ता है ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी, जो है इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। चलिए और आगे बढ़े, ये डाउट दूर हो गया। और किसी का कोई डाउट? हाँ, ये जब आप बोलते हैं नो ऑडियो तो उस समय हम ऑडियो बंद करते हैं। ठीक है, अभी आवाज आ रही होगी आपको। जब ऑडियो बंद करते हैं तो उस समय आपको आवाज नहीं आती है। ठीक है, चलो और आगे बढ़े। चलो अब देखिए, मैं ये बता रहा था कि उसको 5 बैंकिंग डे मिलते हैं। जैसे यहां पे 5 बैंकिंग डे इसको मिले, ऐसे ही 5 बैंकिंग डे इसको भी मिलते हैं। और ये भी क्या है, चेक करता है कि हाँ जी कागज ठीक है या नहीं है। जब यहाँ पे आ रहे थे ना, तो अगर ये ओके करता है, ओके करने में ओके करता है, कागज है, तो फिर ये अपने कागजों को इधर भेजता है। किधर? इसको भेजता है जो हमारा इंपोर्टर है। इंपोर्टर को बोलता है भाई आपके कागज आ गए। यहाँ देखिए, ये कागजों को, जो कागजों का दौर है वो इस तरह चलता रहता है और किसके पास आता है? इसके पास आता है। अब मैं यहाँ बात कर रहा था कि कितने बेसिस पे एलसी होती है, कितने बेसिस पे एलसी होती है। तो पहले मैंने लिखा साइड बेसिस में। साइड बेसिस में क्या होगा, जैसे ही ये डॉक्यूमेंट इधर को देगा तो इसका काम है उसका पेमेंट करना, इमीडिएट पेमेंट। क्या करना? क्योंकि उसने जो बिल लिखा था वो साइड बिल लिखा था। ठीक हो गया। दूसरा आता है यूजांस। उसने बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है क्या लिखा हो? यूजांस लिखा हो। ठीक है, यूजांस बिल का मतलब आपको पता ही है कि जिसमें कुछ समय के बाद पेमेंट होगा। तो जब ये शिपमेंट के इधर से शिपमेंट आता है, यहां से कागज जाते हैं, तो उसका जो भी समय 30 दिन 60 दिन रखा हो उतने दिन बाद मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है तीसरे नंबर पर क्रेडिट सैंक्शन हुआ हो। क्या हुआ हो? क्रेडिट सैंक्शन। अधिकतर बताऊं, डॉक्टर्स जो होते हैं अपने वहाँ जो बड़ी बड़ी एक्सरे मशीन है, एमआरआई मशीन है, आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन है, मान लिया 2 करोड़ रुपए की आ रही है, तो बैंक क्या करता है 2 करोड़ रुपए का उसको लोन पहले ही सैंक्शन कर देता है उसकी पुरानी टर्नओवर पर।
अगर वो उसका लोन पहले से सैंक्शन किए हुए है पुराने टर्नओवर पर, उस कंडीशन में ये जो क्रेडिट सैंक्शन है वो यहां से पैसा क्या करता है, उठाता है और उसको देता है। किसको? जो उसने उसको पैसा दिया था उसको करते हैं। इसकी अब एंट्री बताता हूं मैं कैसे होती है। देखो, एक अकाउंट खुलता है एलसी मार्जिन मनी अकाउंट। एलसी मार्जिन मनी अकाउंट ये बिल्कुल ऐसा अकाउंट होता है जैसे बैंक का चेक अकाउंट। ठीक है। नेगोशिएटिंग बैंक की बात हो रही है। नेगोशिएटिंग बैंक का मतलब होता है एलसी से जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसको डील करने वाला। बेसिकली जो हम अभी कन्फर्मिंग बैंक से पहले वाला ये जो बैंक ले रहे थे, जो फर्स्ट नेम वाला हमने यहाँ पे लिया था, ये एडवाइजिंग बैंक के साथ साथ कौन सा बैंक भी है? नेगोशिएटिंग है। अगर वो किसी से काम नहीं करा रहा है, सारा काम खुद कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये एडवाइजिंग बैंक अपने बीच में यहां और यहां एक दूसरा बैंक शामिल कर लेता है, उसका नाम होता है नेगोशिएटिंग बैंक। यानी ये बताता हूं मैं आपको, नेगोशिएटिंग बैंक इसका काम क्या है? जो एलसी के पेपर्स आए थे यहां पे, इन पेपर्स को इसके थ्रू कलेक्ट करवा रहा है। यानी वो पेपर को डायरेक्ट ना भेज के इसके थ्रू करवा रहा है कि भैया एक पेपर वहां पहुंचा दो, वो बीच में शामिल कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसको पेमेंट देने की जिम्मेदारी इसकी कभी नहीं होती है। इसको पेमेंट देने की जिम्मेदारी या एडवाइजिंग बैंक की या कन्फर्मिंग बैंक की होती है, या एडवाइजिंग बैंक की या कन्फर्मिंग बैंक की होती है। ठीक है, मेल कर देना। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुनिए जरा, नेगोशिएटिंग बैंक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, हम इस पे बात कर रहे थे। तो 3 केस हो गए। ठीक, क्रेडिट सैंक्शन करा, और साइट वाले में जो मैं अभी आपको एलसी मार्जिन मनी अकाउंट बता रहा था, उसका फंक्शन बता रहा था। यहां पे देखो एलसी मार्जिन अकाउंट ऐसे होता है। देखो, पार्टी नंबर 1 की एलसी आई हुई है। यहां पर इस एलसी में के एलसी अकाउंट में यहां पर डेबिट है, क्रेडिट है और क्या है? बैलेंस है। ठीक है। अगर जैसे ही यहां पेमेंट करना होता है, जो इशूइंग बैंक है, इशूइंग बैंक को पेमेंट वहां करना होता है, तुरंत यहां पे डेबिट करता है। कितना कर देगा? $15 मिलियन यहां डेबिट कर लेगा, और यहां पे डेबिट बैलेंस खड़ा रहेगा। काहे का? $15 मिलियन का। ठीक है। ठीक, क्योंकि उसको बैंक को पेमेंट करना है। ये पेमेंट कहां गया? ये पेमेंट गया एडवाइजिंग बैंक को। कहां गया? एडवाइजिंग बैंक को पेमेंट जाता है बिना इंपोर्टर से पैसा लिए। उसका इंतजार नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस बैंक को इनसे कोई मतलब नहीं। इस बैंक को, ये वाला बैंक है, इसको इससे कोई मतलब नहीं कि यहां से पैसा आया या नहीं आया, कोई मतलब नहीं। इसको पैसा यहां देना ही पड़ता है, पेमेंट देना ही पड़ता है। इसीलिए यहां जो है ये पेमेंट एडवाइजिंग, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, ये तारीख हम ये ले लें, हमने कब हमने शिपमेंट किया था? देखिए, शिपमेंट हमने किया था 3/2/21 को, और 3/2/21 से ये पेमेंट यहाँ पे 3/2 के बाद मान लिया 6/2/21 को यहाँ डॉक्यूमेंट आ गए, इसने देखे, सब चेक करे, और 12/2/21 को यहाँ आ गए। ठीक है, 12/2/21 को पेमेंट इसे करना पड़ेगा। 12/2/21 को, भले ही यहाँ से पेमेंट उसे 20/2/21 को आए, भले ही यहाँ से 20/2/21 को आए। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, तो हम बताए थे इस अकाउंट की एंट्री बता रहे थे कि कैसे कैसे एंट्री होती है इसमें। 20/2/21 को ये एंट्री करनी पड़ेगी इसको। अब वहां से पेमेंट, जो हमारा इंपोर्टर है, इंपोर्टर हो सकता पेमेंट दे कब? 10 मार्च को पेमेंट करे मान लिया, तो 10 मार्च को क्या करेगा? इंपोर्टर पेमेंट देगा। यहां पर ये क्रेडिट होगा ये वाला अकाउंट, कितने से? $15 मिलियन के, और ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिकंसाइल हो जाएगी, आउटस्टैंड नहीं रहेगी। ठीक है। और अगर ये
10/3 को ये पेमेंट नहीं करता है, उस कंडीशन में ये एंट्री खड़ी रहेगी और इसको हम वहां पे नाम देते हैं ओवरड्यू। क्या नाम देते हैं? ओवरड्यू एंट्री। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि हम आज पढ़ रहे हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम, तो जैसे ही ये ओवरड्यू होता है उसी दिन ये ऑन बैलेंस शीट आइटम में जाने लग जाता है। ऑफ बैलेंस शीट क्यों कहते हैं? अभी तक तो हम मान नहीं रहे कि हमारा पैसा फंसा हुआ है, लेकिन उस डेट से, जिस डेट में उससे पैसा आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो हम इसको ओवरड्यू पेमेंट कहते हैं। ऑडियो नहीं आ रही क्या? अच्छा, हो सकता है वो बीच में जब हम बंद करते हैं तब आपको ऑडियो नहीं आ रही होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? और आगे बढ़े? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो अब इस केस को समझिए जरा। ये जो हमने यहाँ पे केस लिखे हुए हैं, क्रेडिट सैंक्शन वाला तो इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा। ये दोनों ऐसे केस हैं जिसमें ये वाली एंट्री आपकी फंस सकती है बिल ऑफ एक्सचेंज वाले में। ये जो एंट्री फंसती है अक्सर किस में फंसती है? बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्योंकि उसने पेमेंट देना था। ठीक है, अब एक और समझ लीजिए, एक केस और समझ लिए जहां पर पार्टी कहती है, मतलब बैंक कहता है पार्टी से कि भैया पहले से ही पेमेंट ले लो, पहले से ही पेमेंट ले लो। तो 4th नंबर पॉइंट है एडवांस पेमेंट है आपके पास। क्या है? एडवांस पेमेंट। किसके पास एडवांस पेमेंट है? एडवांस पेमेंट है इस वाले बैंक के पास। कब? जब एलसी ओपन करी थी, एलसी इशू करी थी, उसी दिन इसके पास वो एडवांस पेमेंट है, उसी दिन उसके पास एडवांस पेमेंट है। तो एडवांस पेमेंट को क्या करेगा? लेके रख लेगा। एडवांस पेमेंट को क्या करेगा? लेके रख लेगा। चलो गुड। एडवांस पेमेंट की एंट्री बता देता हूं मैं आपको। अगर केस एडवांस का है, कैसा है? एडवांस पेमेंट का है। एडवांस पेमेंट का होगा तो जिस दिन एलसी हुई थी, मान लिया 10 मार्च 20 को एलसी हुई थी, उसी दिन ये $15 मिलियन इसके खाते में बैंक में जमा करा देगा और बैंक इस पेमेंट को रखेगा एलसी मार्जिन मनी अकाउंट में, और जिस दिन उसका पेमेंट करना है वहां रिकंसाइल कर लेगा और ये एंट्री जो उस दिन क्या हो जाएगी? नील हो जाएगी। क्लियर है? नील हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ सीआईबी वालों के लिए खास क्वेश्चन है कि ओवरड्यू जो एंट्री होती हैं वो कितने दिनों तक वेट करी जाती हैं? कितने दिनों तक वेट? आप एक बात सुनिएगा, एलसी मार्जिन मनी अकाउंट में फॉरेन करेंसी में बैलेंस चलता है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी फॉरेन करेंसी की है। आप इंडिया वाले से, अपने डोमेस्टिक कंट्री से कौन सी करेंसी लेंगे, उसको क्या करेंगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? चलो, तो मैंने पूछा था ओवरड्यू का क्या करते हैं? ओवरड्यू का करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ओवरड्यू वाले का करते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक डेट में अगर ये नहीं पैसा आता है तो जो ये एंट्री खड़ी हुई थी ये वाली, इस एंट्री के एडजस्टमेंट के लिए यहाँ से पार्टी का इंपोर्टर का अकाउंट, एक ओडी, क्लीन ओडी बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे? इंपोर्टर का अकाउंट बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट बैलेंस। यहाँ से जो $15 मिलियन इक्वल टू रुपीज हैं वो डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? 15 मिलियन रुपीज का अमाउंट डेबिट करेंगे और वो डेबिट करके ये एंट्री को रिकंसाइल कर देंगे, क्योंकि उसकी लायबिलिटी को हम बहुत ज़्यादा दिनों तक फॉरेन करेंसी में नहीं रख सकते। इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक बार और समझ लीजिए। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि जो आपने एडवाइजिंग बैंक को पेमेंट कर दिया है, लेकिन आपके इंपोर्टर ने अभी तक आपको पेमेंट नहीं दिया और समय ज़्यादा हो गया, उस कंडीशन में हम उसको बोलते हैं कि उसके अकाउंट को डेबिट करें आप इंपोर्टर के, और क्लीन ओडी कर दें और
जो एलसी मार्जिन मनी अकाउंट है उसकी एंट्री एडजस्ट कर ले। ठीक है, अच्छा ये जो 90 डे वाला आंसर दिया है, देखो 90 डे में तो एनपीए हो गया, क्रिस्टलाइजेशन एक अलग चीज है, क्रिस्टलाइजेशन अलग चीज है, एनपीए होगा वो एंट्री तो ओवरड्यू अगर 90 दिन तक रहेगी तो बिल्कुल वो तो एनपीए हो गया, लेकिन एनपीए और ओवरड्यू के बीच में एक डेट है क्रिस्टलाइजेशन जो आपको पहले करनी है। एनपीए का इंतजार नहीं करना है, ओवरड्यू का एक रेंज है, पहले ये रेंज जो थी वो कम थी, अभी आरबीआई ने क्या किया है, अलग अलग बैंकों को अलग अलग उसके लिए परमिट कर दिया है, लेकिन हर बैंक, बिल्कुल सही बात है आपकी, 90 डे से पहले पहले उसको क्रिस्टलाइज कर लेता है, यानी इस अकाउंट की एंट्री को बहुत ज़्यादा दिन तक लंबा नहीं रखता, और जब ये क्रिस्टलाइज करता है उसी दिन ये ऑन बैलेंस शीट आइटम बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपके वहाँ एक पार्टी का अकाउंट है, उस पार्टी के अकाउंट में वो हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो जो लोग चले गए थे वो दोबारा आ जाएं। ठीक है, नेटवर्क चला गया था नेटवर्क स्विच किया हमने दूसरे उसमें। तो हम ये बात कर रहे थे कि कौन कौन सी एलसी, टाइप ऑफ एलसी में कौन कौन सी हो गई हैं। तो उसमें देखिए आरसी, रेड क्लॉज, ग्रीन क्लॉज, कन्फर्म, नॉन कन्फर्म हो गई। ठीक है, अब कुछ ऐसी एलसी हैं जिसको आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से अगर हम इस फिगर पे बात करें। तो वही अगेन हमने एक कॉमन एलसी का फिगर ले लिया है, और इस एलसी में सुनिएगा ज़रा कि जैसे हम यहाँ पे ये, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया कि क्या, कि मैं एक एरोप्लेन बना के आपको दूंगा, इसने कहा कि मैं एक एरोप्लेन बना के आपको दूंगा, तो एरोप्लेन का जो इंजन है पता लगा उसे किसी और कंट्री से करना पड़ा है, तो वो क्या करेगा, जो पहला वाला स्ट्रक्चर था अब वो पहला वाला स्ट्रक्चर का एक और रेप्लिका इधर बन जाएगा, एक और रेप्लिका इधर बन जाएगा। जो पहले एक्सपोर्टर हुआ करता था वो अब इंपोर्टर हो जाएगा। किसके लिए? एलसी के लिए, इस इंजन को खरीदने के लिए। तो एक एलसी के साथ दूसरी एलसी खुलना जिसमें ये मेन एलसी है, ये क्या है? मेन एलसी है, उसको बोलते हैं हम बैक टू बैक एलसी। क्या बोलते हैं हम उसको? बैक टू बैक एलसी। बैक टू, ये हमारी हो गई बैक टू बैक एलसी। ठीक है, और आगे देखते हैं, एक होता है रिवॉल्विंग एलसी। एक क्या होता है? रिवॉल्विंग एलसी। रिवॉल्विंग एलसी में क्या होता है कि जब कोई ट्रेडर बहुत सारे बार एक ही ट्रेड को रिपीट करता है, यानी उसके पास वो मटेरियल बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में रिवॉल्विंग एलसी होती है। और वो क्या होती है? जो आपका ये स्ट्रक्चर है मेन वाला, ये एक पहला नंबर राउंड एक बार होता है, लेकिन शिपमेंट और पेमेंट बार बार होती रहती है। शिपमेंट और पेमेंट बार बार होती रहती है, जितने की आपकी एलसी की लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका ट्रांजेक्शन बार बार होता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिवॉल्विंग एलसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवॉल्विंग एलसी। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसफरेबल एलसी क्या होती है। क्या बात करते हैं? ट्रांसफरेबल एलसी। ट्रांसफरेबल एलसी क्या होती है? ट्रांसफरेबल एलसी में क्या होता है कि ये जो मेन एलसी हमारी पहले नंबर की बनी थी, इसमें जो ये एक्सपोर्टर है वो केवल एक तरह से मार्केटिंग एजेंट है, मार्केटिंग एजेंट है। ठीक है, अब ये जो मार्केटिंग एजेंट है, ये मार्केटिंग एजेंट अपना काम किन्हीं लोगों को ट्रांसफर कर देता है, तो पेमेंट तो यही आएगी, पेमेंट यही आएगी ना। ट्रांसफरेबल एलसी में क्या होता है? जैसे ही अपना काम ट्रांसफर करता है, उसी ट्रांसफर के साथ इस बैंक को भी बोल देता है उसका पेमेंट वहां कर देना। ठीक है, अब इसके कुछ रूल होते हैं। ट्रांसफरेबल एलसी में क्या होता है कि ये बंदा तो एलसी को ट्रांसफर कर सकता है,
5 लोगों को ट्रांसफ़र कर दी इसने कि भाई एक जहाज़ तुम बना दो, एक तुम बना दो, एक तुम बना दो। लेकिन ये लोग इसको फर्दर किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे तो क्या होगा, उसने उसको काम दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको, पता ही नहीं किसने किसको दिया। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफरेबल एलसी में ये जो ओरिजिनल जिसने एलसी का पूरा फिनोमिना शुरू किया था वो अपना काम किसी को सौंप सकता है, उसको ट्रांसफरेबल एलसी बोलते हैं, लेकिन वो लोग उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक आता है स्टैंड बाई एलसी। तो स्टैंड बाई एलसी के बारे में ये है कि अमेरिका में क्या है, इंडिविजुअलिज्म है, लोग एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, अपना सब रहते हैं। वहाँ जैसे इंडिया में तो है, किसी को बोला भैया किसी को गारंटी के लिए ले आना, पूरा गांव उठा के ले आया, हाँ जी कितनों की गारंटी चाहिए। लेकिन अमेरिका या शहरों में क्या होता है, कोई किसी की गारंटी नहीं लेता है। तो वहाँ पर कोई भी जब लोग काम करते हैं तो एक दूसरा बैंक आ करके हमेशा बीच में आ करके क्या करता है, अपनी गारंटी देता है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंड बाई एलसी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारे एलसी के लगभग सारे पॉइंट कवर हो गए इसमें, और कोई पॉइंट बचा हो तो देख लीजिए आप लोग, अगर कोई पॉइंट बचा हो तो। एलसी में कम से कम जो है, जो पार्टियां होती हैं, कम से कम 4 पार्टी होती हैं, उसके अलावा 6, 7, 8 पार्टी भी हो सकती हैं। ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। तो यहां हम ये बता रहे थे कि यूसीपीडीसी यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ठीक है। यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इसका वर्जन 600 चल रहा है आजकल। हमारे वहाँ जो एलसी के रूल्स फॉलो होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है। तो यूसीपीडीसी वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया है। कस्टम एंड प्रोसीजर नहीं है संजय जी, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है। ये कभी कभी इसमें भी गलती हो जाती है, वहाँ ऑप्शन में वो इसी तरह लिख के दे देगा। ठीक है। कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास 9:30 से 12 के बीच में क्लास होगी। टाइम अभी शाम को लिंक बना दिया जाएगा, सुबह आपको मिल जाएगा। चलिए जी, सब्जेक्ट यही कंटिन्यूस रहेगा, सब्जेक्ट कंटिन्यू रहेगा इसमें ही। ठीक है। सब्जेक्ट यही कंटिन्यू रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं करा, कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सब ऐप में ही मिला करेंगी। कल वर्किंग है आपका, इवनिंग या नाइट में ले लेना। क्यों कल, लकी जी आप कौन से स्टेट से हैं? कल छुट्टी नहीं है आपके यहाँ पे? अगर कल छुट्टी नहीं है तो शाम को ही क्लास होगी। अगर कल छुट्टी नहीं है तो नाइट में ही क्लास होगी। फिर नाइट में ही लेंगे अगर कल छुट्टी नहीं है तो। हमें तो लगा था कल सब जगह बैंक बंद है। चलो कंफर्म कर लेंगे, कल छुट्टी होनी चाहिए वैसे सब जगह की। चलो ओके, थैंक यू, गुड नाइट।